डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान समाचार। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश था उपेक्षित। किसान करते थे आत्महत्या। आज कृषि विकास दर 13.5% से अधिक। प्रदेश की जीडीपी में 28% की हुई बढ़ोतरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल मेगा सब्जी एक्सपो 2025 में किसानों को स्टेट अवार्ड देकर किया सम्मानित। रेवाड़ी के 4 किसानों को मिले प्रदेश स्तरीय पुरस्कार। 2 किसानों को जिला स्तरीय पुरस्कार। लकी ड्रॉ में 1 किसान को इनाम में मिला मिनी ट्रैक्टर। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाढ़ से प्रभावित किसानों में 144 करोड़ रुपए किए गए वितरित। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सीमा पर रहने वाले किसानों को करना पड़ता है चुनौतियों का सामना। एपिडा ने सिक्किम से सोलोमन द्वीप तक जीआई टैग वाली डेले मिर्च की पहली खेप का किया निर्यात। 15,000 किलोग्राम डेले मिर्च के निर्यात से सिक्किम में किसानों की आय में हुई वृद्धि। प्रीमियम उत्पादों की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग हुई उजागर। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि खेती का काम लाभकारी बनाने के लिए हमने 6 सूत्री कार्यक्रम बनाया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 6 साल में किसानों की आमदनी में लगभग 60% वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि देश की 50% से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। आज भी हमारे देश में खेती पर 50% से ज्यादा आबादी निर्भर है और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए एक नहीं अनेकों उपाय सरकार कर रही है और जो निर्भर जनसंख्या है वो फायदे की खेती करे। इसके लिए हमने मोदी जी के नेतृत्व में 6 सूत्री योजना बनाई है माननीय अध्यक्ष महोदय। एक, उत्पादन बढ़ाना। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। तीसरे, उत्पादन के ठीक दाम देना। चौथा, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना। 5वां, कृषि का विविधीकरण। और 6वां, जैविक और प्राकृतिक खेती। पिछले 6 साल में किसानों की आय लगभग 60% मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाने का काम हुआ है। 60%। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कहा कि 2017 के पहले एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश उपेक्षित था। उत्तर प्रदेश प्राचीन समय से ही कृषि प्रधान रहा है। हमारे पास प्रकृति की प्रचुर मात्रा में अवसर थे, हम इसको आगे बढ़ा सकते थे। 2017 के पहले किसान आत्महत्या करता था। कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई हुई थी। आज व्यापक बदलाव हुए हैं। कृषि विकास दर 13.5% से अधिक हुई है और इससे प्रदेश की जीडीपी में 28% की बढ़ोतरी हुई है। और इसकी शुरुआत हमारे पहले कैबिनेट ने की थी 36,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी करके। 2017 के बाद ये डबल इंजन की सरकार ने जो व्यापक परिवर्तन किए हैं वह हम सबके सामने है। जो कृषि की दर थी उत्तर प्रदेश में वह 2016-17 तक केवल 5% के आसपास थी।
आज बढ़कर के 13.5% से अधिक हुई है और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इसके कारण 28% की बढ़ोतरी आज देखने को मिल रही है। और इसकी शुरुआत हमारी कैबिनेट ने, पहले ही कैबिनेट ने की थी। प्रदेश के अंदर 36,000 करोड़ रुपए की लागत से लघु और सीमांत किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को लेकर के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि सीमा पर रहने वाले किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी पर बाढ़ लगाने से प्रभावित होने वाले किसानों को 144 करोड़ रुपए से अधिक वितरित किए गए हैं। सीमा पर रहने वाले लोगों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बारे में उमर अब्दुल्ला ने बताया कि एक मानवीय मुद्दा है। सीमा पर रहने वाले लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मैं सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी विधायकों और अधिकारियों के साथ बैठक करूंगा। सरकार जो भी आवश्यक कदम उठाएगी वह उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुआवजे के रूप में 155.08 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 144.12 करोड़ रुपए पहले ही भूमि मालिकों को वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वितरण प्रक्रिया में 11 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए हैं। हम विभाग की फास्ट टैग पर वितरण प्रयासों में तेजी लाने का निर्देश देंगे। उन्होंने कहा कि सीमा मुद्दा सिर्फ एक विधायक की चिंता नहीं है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की व्यापक चिंता है, चाहे वे जम्मू के हों या कश्मीर घाटी के। और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें बिहार सरकार द्वारा मछली पालन क्षेत्र में काम कर रहे किसानों के लिए मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के मछुआरों को मत्स्य शिकार माही हेतु निःशुल्क मत्स्य शिकार माही एवं विपणन किट तथा मत्स्य विक्रेताओं को अनुदानित दर पर मत्स्य परिवहन हेतु 3 व्हीलर वाहन, आइस बॉक्स सहित उपलब्ध कराना है, ताकि उपभोक्ताओं तक स्वच्छता, हाइजीनिक अवस्था में ताज़ी मछली को पहुंचाने में सहूलत हो तथा रोजगार के नए अवसरों के साथ साथ मछुआरों और मत्स्य विक्रेताओं की वार्षिक आमदनी में वृद्धि हो सके। मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के तहत राज्य के चयनित मछुआरों, मछली विक्रेताओं, मत्स्य वेंडरों के लाभार्थियों को 100% अनुदान पर मत्स्य शिकार माही एवं विपणन किट उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके अलावा राज्य के चयनित इच्छुक मत्स्य विक्रेता जो थोक या खुदरा में मछली की बिक्री का कार्य करते हैं, उनको निर्धारित इकाई लागत का 50% अनुदान 3 व्हीलर विद आइस बॉक्स सहित वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। और गरीबों को पक्के मकान देने के लिए बनी पीएम आवास योजना में मध्य प्रदेश नए रिकॉर्ड बना रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में पीएम आवास ग्रामीण में पहला और पीएम आवास शहरी में एमपी ने देश में दूसरा नंबर हासिल किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम आवास योजना में मध्य प्रदेश ने गाड़े झंडे। पीएम आवास योजना ग्रामीण में देश में मध्य प्रदेश ने हासिल किया पहला स्थान। शहरी आवासों में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा नंबर। मध्य प्रदेश में 41 लाख से ज्यादा मकानों को मिली मंजूरी। अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता। केंद्र सरकार से संचालित योजनाओं के अमल में अव्वल मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में भी रिकॉर्ड बनाया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के प्रयासों से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में देश में मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर आ गया है, जबकि इसी योजना में शहरी आवासों में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा नंबर है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 2016-17 में जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से अब तक 41,67,000 मकानों में से 41 लाख मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। 36 लाख मकान बनकर पूरे भी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास चाहे शहरी क्षेत्र के हों या ग्रामीण क्षेत्र के, सरकार की प्राथमिकता में हम लगातार देख रहे हैं। मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जहां केंद्र सरकार की प्राथमिकता के आधार पर ही जो राज्य की सरकार है वो काम कर रही है। मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में करीब 8.5 लाख घर बन चुके हैं। आने वाले 5 साल में 10 लाख नए घर बनेंगे। पीएम आवास योजना दरअसल
गरीबों की खुशियों का आशियाना बन चुकी है, जिसके अमल में मुख्यमंत्री मोहन यादव मुस्तैद हैं। वहीं मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना लोगों के पक्के घर के सपने को पूरा कर रही है। बहुत बहुत मेहरबानी अदा करना चाहता हूँ मोदी जी का कि आज मैं पक्के मकान में रह रहा हूँ और मेरा खुद का मतलब अपसेट हो रहा है। मैं विकलांग आदमी हूँ सर, मेरे परिवार भी अच्छा है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल। मेरा पहले कच्चा मकान था, अब पक्का बन गया है। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरा मकान पहले कच्चे का पक्का बन गया है। पहले हमारा कच्चा मकान था, हम पहले पत्थरों के मकान में रहते थे। पानी बरसात की हमको बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन मोदी जी ने जब से हमको सहायता दिए, पैसे दिए हैं ना, हमारा मकान उनकी वजह से बहुत अच्छा पक्का मकान हो गया। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे चरण के लिए सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसका लक्ष्य 2028-29 तक पात्र परिवारों को उनकी पक्की छत उपलब्ध कराना है। इस दूसरे चरण में 31 मार्च तक नए नाम जोड़े जाएंगे। दूसरे चरण के सर्वेक्षण में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। मध्य प्रदेश केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने में अग्रणी बनकर उभरा है। केवल ग्रामीण आवास ही नहीं बल्कि अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश ने उपलब्धि हासिल की है। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, मध्य प्रदेश। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल के घरौंडा कस्बा में संपन्न हुए 11वें मेगा सब्जी एक्सपो 2025 में रेवाड़ी जिले के 4 प्रगतिशील किसानों को स्टेट अवार्ड तथा 2 किसानों को डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड देकर सम्मानित किया। कुल दिए गए 11 राज्य स्तरीय पुरस्कारों में से 4 पुरस्कार रेवाड़ी जिले को दिए गए, जिनमें धरूढ़ेड़ा के संजय यादव को प्राकृतिक खेती का प्रथम पुरस्कार दिया गया और आलमगीरपुर निवासी ऋतिक यादव को मशरूम उत्पादन का द्वितीय पुरस्कार दिया गया। गांव गोपालपुर गाजी की राजबाला को मधुमक्खी पालन व शहद पैकिंग में प्रथम पुरस्कार तथा खुशी एग्रो बावल को आंवला प्रसंस्करण के लिए द्वितीय पुरस्कार दिया गया। डिहीना खंड के गांव धवाना निवासी मामचंद को सब्जी की पैदावार के लिए जिला स्तरीय प्रथम पुरस्कार तथा गांव कोलाना निवासी बीरेंद्र को सब्जी उत्पादन में जिला स्तर पर द्वितीय पुरस्कार दिया गया। इस सब्जी मेले में लकी ड्रॉ से निकाले गए इनाम में रेवाड़ी जिले के गांव नंदरामपुर बास निवासी सूबे सिंह को मिनी ट्रैक्टर मिला है। और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने सिक्किम से सोलोमन द्वीप तक जीआई टैग वाली डेले मिर्च की पहली खेप का सफलतापूर्वक निर्यात किया है। जीआई टैग वाली 15,000 किलोग्राम डेले मिर्च के निर्यात से सिक्किम में किसानों की आय में वृद्धि हुई है। सिक्किम से सोलोमन द्वीप तक जीआई टैग वाली डेले मिर्च की पहली खेप का एपिडा ने सफलतापूर्वक निर्यात किया है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि वैश्विक जैविक कृषि बाजार में भारत की बढ़ती प्रमुखता को चिन्हित करती है और पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्रीमियम उत्पादों की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग को उजागर करती है। खरीद के संदर्भ में अपने व्यापक नेटवर्क के जरिए दक्षिण सिक्किम के किसान और किसान उत्पादक संगठनों से लगभग 15,000 किलोग्राम ताजा डेले मिर्च प्राप्त की गई, जिनमें टिंकीटम और तारकू क्षेत्र शामिल हैं। देश में छोटे उद्यमियों और घरेलू महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई है। ये स्कीम छोटे उद्यमियों के सपनों को साकार करने में रामबाण साबित हुई है। खासतौर पर महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने में इस स्कीम ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। देखिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से हमारी यह खास रिपोर्ट। मुद्रा योजना आत्मनिर्भर महिलाएं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से आत्मनिर्भर बन रही है महिलाएं। महिलाओं को बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित करती है मुद्रा योजना। महिलाओं के लिए अलग से है विशेष मुद्रा लोन स्कीम। महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने में स्कीम ने निभाई बड़ी भूमिका। 10 लाख के लोन से सैलून, जिम और सिलाई शॉप खोल रही है महिलाएं। केंद्र सरकार के प्रयास से देश में महिलाओं का हौसला बढ़ा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से पूंजी अब बाधा नहीं बल्कि सफलता की कुंजी बन रही है और हुनरमंद को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिल रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के रहने वाली रेशम मेहरोत्रा ने
वर्ष 2017 में छोटी सी ब्यूटी पार्लर की दुकान खोली थी। आधुनिकता के दौर में आधुनिक मशीनें लगाने और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उनके पास पूंजी का अभाव था। रेशम मेहरोत्रा ने बैंक से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख का लोन लेने का फैसला किया और महज 1 सप्ताह में बगैर किसी परेशानी से उन्हें आसानी से ऋण प्राप्त हो गया। मैंने 2017 में अपना सैलून खोला था, मेकओवर बाय RM। तो मैंने बहुत छोटे सेटअप से खोला था। फिर जब वो सेटअप मुझे आगे बढ़ाना था तो मुझे लोन की नीड पड़ी और मैंने प्रधानमंत्री योजना से लोन के लिए बात करी बैंक में, तो मुझे बहुत इजीली लोन मिल गया था। अब रेशम के पास आधुनिक मशीनों से सुसज्जित विमेंस व मेंस सैलून है, जहां पर लगभग 2 दर्जन बेरोजगार युवकों और युवतियों को रोजगार मिला हुआ है। इस प्रकार प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना से रेशम मेहरोत्रा स्वयं स्वावलंबी होने के साथ अन्य लोगों के परिवार के भरण पोषण का सहारा बनी हुई है। मैं चेन्नई जॉब करता था, वहाँ से वापस गांव आया तो मुझे पता चला कि फतेहपुर में कोई एक मेकओवर सैलून भी है। मैं वहाँ पे जॉब पकड़ा और काफ़ी अच्छा काम भी है वहाँ पे और काफ़ी चीज़ें कुछ सीखने को मिली हैं। वहाँ पे जॉब करने से काफ़ी अच्छा मुझे रोजगार भी मिला हुआ है। मैं मेकओवर बाय RM में 2 इयर्स प्लस हो गए मुझे जॉब करते हुए और मैंने यहाँ से ट्रेनिंग भी ली है, प्रॉपर मैं कोर्स भी कर रही हूँ और मेरे अकॉर्डिंग सैलरी भी मिल रही है। हमारे यहाँ तो कई इंसेंटिव भी बनाया गया है, जिस वर्क पे आप मान लीजिए प्रॉपर आप चीज़ें करते हो तो उस पर अलग आपको सैलरी दी जाती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाभार्थी रेशम मेहरोत्रा अपनी सफलता की कहानी बयां करती हैं कि 2017 में बहुत ही छोटे सेटअप के साथ उन्होंने अपना सैलून खोला था। बिजनेस को बढ़ाने व सेटअप को अच्छा करने के लिए परिस्थितियां भी अच्छी नहीं थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अप्लाई किया और बड़ी आसानी से ऋण प्राप्त हो गया। इसके बाद मशीनें और स्टाफ बढ़ाया। आज दोनों सैलून बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं और आमदनी भी अच्छी हो रही है। फतेहपुर में एक सैलून को आगे ले जाना, उसका सेटअप बढ़ाना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से ये फायदा हुआ कि जब जब मुझे नीड पड़ी, मुझे जितने अमाउंट की नीड थी मुझे मिली और मैंने अपना सैलून जो सैलून का काम है उसको अपग्रेड किया। मुझे तो बहुत मदद मिली। फतेहपुर जैसे छोटे शहर में महिलाएं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वजह से सफलता की कहानियां लिख रही हैं। आजीविका के लिए दूसरे पर निर्भर होने की जगह कई युवाओं को रोजगार भी मुहैया करा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। सोमवार को ब्यावर मंडी में सरसों के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ, जबकि बस्सी और जोधपुर मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में नरमी देखने को मिली। आवक की बात करें तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की बस्सी मंडी में 22 मार्च को सरसों का भाव था 5,407 रुपए। 24 मार्च को इसके सौदों में 56 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,351 रुपए। राज्य की ही ब्यावर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 22 मार्च को सरसों 5,250 रुपए पर बिकी, जबकि 24 मार्च को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 5,350 रुपए पर हुए। वहीं जोधपुर मंडी में बीते शनिवार सरसों का भाव था 5,300 रुपए। सोमवार को इसके 100 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 5,200 रुपए। वहीं पश्चिम बंगाल की मंडियों में सरसों के भाव को देखें तो यहाँ की आसनसोल मंडी में सोमवार को सरसों का भाव रहा 6,100 रुपए। दुर्गापुर मंडी में सरसों 6,050 रुपए पर बिकी, जबकि इस दौरान इंडस मंडी में सरसों के सौदे 5,650 रुपए पर हुए। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की MSP साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 22 मार्च को अरहर का भाव था
5,850 रुपए। 24 मार्च को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 5,800 रुपए। राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 22 मार्च को अरहर का भाव था 6,855 रुपए। 24 मार्च को इसके सौदे 25 रुपए नरम होकर 6,830 रुपए पर हुए। राजकोट मंडी में बीते शनिवार अरहर का भाव रहा 6,725 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,750 रुपए। जम्बूसर मंडी में अरहर के भाव पर नजर डालें तो यहाँ 22 मार्च को अरहर 6,725 रुपए पर बिकी। 24 मार्च को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 6,750 रुपए पर हुए। अरहर की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 35,02,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 69,54,000 टन अनुमानित है। बताते चलें कि कुछ ही समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। झारखंड के किसान खड़ी फसलों और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। ओडिशा के पश्चिमी इलाकों के किसान मूंग, उड़द, मूंगफली और सरसों की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान गर्मियों की सब्जियों को एफिड्स के प्रकोप से बचाने के लिए नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के किसान आलू की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहाँ इस मौसम में मक्के की बुवाई की जा सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों के किसान धान के खेतों में जल स्तर 3 से 5 सेंटीमीटर बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर को फल सड़न रोग से बचाने के उपाय भी कर लें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के जलोढ़ इलाकों के किसान जूट की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ इस समय गेहूं की पकी फसलों की कटाई की जा सकती है। कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में किसान गेहूं, कुसुम, ज्वार, सूरजमुखी और काबुली चने की पकी फसलों की कटाई कर लें। वहीं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में किसान लोबिया और सूरजमुखी की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ के तटीय कर्नाटक में किसान काली मिर्च और जामुन की पकी पौध की कटाई कर लें। तटीय कर्नाटक में इस मौसम में मूंग, उड़द और लोबिया की बुवाई की जा सकती है। आंध्र प्रदेश के किसान धान, मक्का, ज्वार, तिल, सब्जियों और फलों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। वहीं उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में किसान तिल की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें, खरपतवार को साफ कर लें। बुआई करते समय कतार की कतार से दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि।
पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नर्म, चिकनी और गहरे हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गूदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गूदे वाली और हल्के हरी रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। दिल्ली के बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के लिए नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। कर्नाटक में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस को चेतावनी दी है कि अगर उसके 18 विधायकों का निलंबन वापस नहीं लिया गया तो हमारा संघर्ष और तेज होगा। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट करने का वकील विरोध कर रहे हैं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में भयावह हादसा हुआ है। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के रजऊ परसपुर में स्थित महालक्ष्मी गैस एजेंसी के गोदाम के बाहर खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद सिलेंडरों में जबरदस्त धमाके होने लगे। वहीं केरल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 25 वर्षीय महिला IB अधिकारी मेघा का शव रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया है। वो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान को एक बार फिर से लड़काई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पी ने कहा कि POK पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जिसे उसे खाली करना होगा। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत के बाद से देश का रक्षा उत्पादन गति से बढ़ रहा है। रक्षा उत्पादन 2023-24 में रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस वित्तीय वर्ष में रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।